नमस्कार, हमारी खास पेशकश नारी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नारी से जुड़े मुद्दों को सामने लाना और उन पर एक सार्थक बहस। आज का मुद्दा नारी में कुछ इस तरह से है कि आखिर मोदी सरकार के 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार के इन 4 सालों को महिलाएं किस तरह से देखती हैं, किस तरह से देखती हैं कि आखिर उनके लिए क्या हुआ है और जो योजनाएं थी उनका प्रभाव उनके जीवन पर किस तरह पड़ा है। इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि इन 4 सालों में किस तरह की योजनाएं रही और उनका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर कितना पड़ा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारी बहुमत के साथ सत्ता में मोदी सरकार को 4 साल हो गए हैं और 1450 दिन। 16 मई 2014 को बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन 4 सालों में पीएम मोदी ने 249 रैलियां की हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर 6 दिन में उन्होंने एक रैली की। वहीं मोदी ने पीएम के उम्मीदवारी से लोकसभा चुनाव तक 240 दिनों में 437 रैली की, जिसकी वजह से मोदी सरकार आज भी विपक्ष के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार के अब तक के सफर की, तो साथ में ये भी समझना जरूरी होगा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो अब इसके लिए कुछ पन्ने पलटने की जरूरत है। पन्ने पलटकर अब हम चलते हैं 2014 में, जब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ था। इस मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए बहुत कुछ था। महिला आरक्षण विधेयक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला बैंक बनाने का दावा, महिलाओं के लिए अलग ITI बनाने का दावा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान का वादा। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? अब जरा देख लेते हैं कि कितने वादे पूरे हुए और हुए भी या नहीं। 33% महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में आज तक अटका हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने का जिस तरह दावा किया गया, उसके तहत लड़कियों का लिंग अनुपात तो बढ़ा, लेकिन असुरक्षा बरकरार है, जिसके चलते बेटी बचाओ का मतलब है बेटी का रेप कराओ, बेटी पढ़ाओ का मतलब अब हो गया है बेटी का स्कूल छुड़ाओ। बलात्कार पीड़ित और एसिड हमलों की शिकार महिलाओं के लिए सरकार एक कोष का निर्माण करेगी, ताकि ऐसी महिलाओं के इलाज और उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी के मेडिकल का खर्च उठाया जाए। इसी कड़ी में नाबालिग से रेपिस्ट को सजा का प्रावधान तो बन गया, लेकिन रेप की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं उज्ज्वला योजना, जिसके तहत कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। वही हाल मुद्रा योजना का भी है, जिसमें 25% लोन सिर्फ कारोबारियों को मिला। महिला बैंक की अगर बात की जाए तो दावे चाहे जितने हों, लेकिन बैंक की सोच सिर्फ नारों तक सीमित है। भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से अपनी मौजूदगी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज करा पाया है। सरकार ने तो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत भी महिला उद्यमों को अपने रोजगार के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज विदाउट एनी गारंटी देने का शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
एक ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में नारी से संबंधित उन योजनाओं का जिक्र किया गया जो मोदी सरकार की 4 साल में सामने आई। मोदी सरकार ने 4 साल में नारी, जो भारत की नारी हैं, भारत की महिलाएं हैं, उनके लिए रखी। इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये 4 साल, मोदी सरकार के जो 4 साल हैं, वो महिलाएं किस तरह से देखती हैं, क्या महसूस करती हैं, चाहे वो सुरक्षा के मुद्दे हों, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों, या अन्य दूसरे जो पहलू हैं। मेरे साथ इस गेस्ट पैनल में सबसे पहले मैं आपका उन लोगों से अवगत कराना चाहूंगा आपको। बीजेपी से शील धाबाई जी हैं मेरे साथ फिक्की फ्लो की जयपुर चैप्टर की पूर्व चेयरपर्सन और इस वक्त नेशनल कमेटी फिक्की फ्लो में पदभार संभाले हुए अलका बत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। समाज सेवा से जुड़ी हुई बॉबी दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और थोड़ी देर में कांग्रेस के भी एक प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद रहेंगी। सबसे पहले मैं अलका जी के पास जाना चाहूंगा। इसको मैं एक राजनीतिक रंग नहीं दे रहा इस बहस को, क्योंकि एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि सरकार आती है, सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से दावे करती हैं और वादे करते हैं, और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चुनावी समय में एक वादा भी होता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है देश में, हिंदुस्तान में महिलाओं की। पहले सवाल ये कि इन 4 सालों को एक छोटा ब्रीफ में आपसे चाहूंगा, कैसे देख रही हैं आप महिलाओं के लिए बीजेपी के, ये मोदी सरकार के 4 साल? मैं सरकार कोई भी हो, अगर मैं पिछले 4 साल का अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैं ये मानूंगी, अगर महिलाओं के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं 4 साल में बनी, और बहुत सारी नई योजनाएं हर वक्त बनती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस बार कुछ हुआ है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखा है हमें इस बार। अगर आप सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले सबसे पहले तो बेटी को बचाने का जो बात है उसमें देखें तो जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे नंबर्स बढ़े हैं। 912 से बढ़ते बढ़ते हम 950 पे आ गए हैं एज कम्पेयर टू 1000 पीपल उसमें। तो लड़कियों की संख्या बढ़ी है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल कॉलेजेस में जो टॉयलेट्स की जो वो प्रॉब्लम थी, उसके लिए टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 80% के आसपास स्कूल्स में, लड़कियों के स्कूल्स में टॉयलेट्स हो गए हैं। तो लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है टुवर्ड्स द एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। इसके अलावा जो योजनाएं हैं कि जैसे बच्ची का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो सरकार देती है, वो बहुत कुछ उसमें फर्क पड़ा है, तो उससे मैं मानती हूँ कि इट इज अ पॉजिटिव साइड। इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे आके जैसे पढ़ाई खत्म होती है तो जॉब की अगर बात करें तो जॉब के केस में मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल लेडीज की उसमें कुछ इजाफा हो, और ना अब आए हम बिजनेस पे। तो बिजनेस के लिए भी मुझे मैं जहां तक मानती हूँ कि उसके लिए हमें थोड़ा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, वो कुछ 4 साल में महिलाओं के केस में बिजनेस लोन्स हो या कुछ टैक्स हॉलीडेज हो या समथिंग रिलेटेड टू दैट, या कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन स्पेशल बनाए गए हों जहां सिंगल विंडो से सिर्फ एक महिला को क्लियरेंस मिलता हो, उसमें कुछ खास नजर नहीं आता है। वुमेन सेफ्टी की अगर बात करें तो वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए 2012 में बनाए गए थे इस कानून, और उसको इम्प्लीमेंटेशन या उसके लिए फंड्स जो डाले गए उसका आई थिंक 30% भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। और उस केस में वुमेन सेफ्टी के लिए जो हमारा आंकड़ा है वो थोड़ा नीचे गया है, मतलब कि उसके लिए ज्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं और उसका सॉर्टिंग आउट नहीं हुआ है। एक जो 2 चीजें अच्छी हुई हैं उस केस में अगर सेफ्टी की बात करें तो रेपिस्ट को अगर वो माइनर भी है तो उसकी सजा के बारे में जो प्रावधान डाला गया है वो बहुत अच्छा डाला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिपल तलाक का जो मामला काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, वो ट्रिपल तलाक का मामला काफी ठीक किया गया है। और अगर नहीं किया गया है तो जो हमारा 33% रिजर्वेशन था फॉर लेडीज, उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। अगर आप हम देखें कि कैबिनेट में भी अगर मिनिस्टरों की संख्या में 26 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से सिर्फ 6 महिला मंत्री हैं, तो जब पॉलिटिक्स में वुमेन की कंडीशन हम नहीं सुधार पाए तो बाकी जनता तो फिर कहाँ बैठती है। हाँ, अगर प्रतिनिधित्व आप नहीं कर पाएंगे अगर जनता का या अपनी जो महिलाएं हैं उनका, तो कैसे योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उन तक पहुंचेगा। ठीक है, आपने अपना जिस तरह से बताया कि काफी कुछ चीजें बदली हैं, काफी कुछ चीजें बदल सकती हैं। मैं शील जी के पास जाऊंगा। शील जी, आप चूंकि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और एक महिला होने के नाते सबसे पहला तो यही सवाल है मेरा आपसे कि ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों को क्या आप ये मान के चल रही हैं कि महिलाओं के लिए जितनी अपेक्षा थी, महिलाओं ने अपेक्षा की थी, वो उस पैमाने पर इन 4 सालों में आप पहुंच पाए हैं? देखिए,
अगर 4 साल की बात करूं तो महिला की सुरक्षा की दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास हुए हैं। और जो योजनाएं लागू की गई हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, जिस तरह से उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास किया गया, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, उनके बच्चों का ध्यान रखा गया, क्योंकि जब तक इस देश की महिलाएं स्वच्छ नहीं होंगी, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, इस देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं समझती हूँ कि कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। जहां तक महिलाओं की मैं बात करूं कि उनको आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो आज जो कहना चाहिए कि जिस तरह से जो रेप के जो केस आ रहे थे, महिलाओं में एक भय पैदा हो रहा था, परिवारजन भी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगना बहुत मुश्किल हो रहा था। निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उसके कानून भी बनाए गए थे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा कदम जो लिया जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता है उसको फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया, और जो 12 वर्ष से ऊपर बच्चे हैं उनको 20 साल की सजा। ये एक ऐसा राहत भरा कदम था, एक नजीर पैदा करने की कोशिश की गई। लोगों में, महिलाओं में विशेषकर ये आत्मविश्वास आया, उनके अंदर लगा, पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ, कोई ऊपर हमारी सुरक्षा करने वाला है, आज जो न्यायालय है वहां पर हमारी सुनवाई होने वाली है। तो ये है। दूसरी बात, अभी जैसा कि इन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात जो है कि महिलाओं के जो लिंग अनुपात था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये अभियान, मतलब एक स्लोगन नहीं है सिर्फ, ये एक तरह से अभियान है जो जन जन तक पहुंचा। और मैं समझती हूँ कि इसको कोई फोर्सफुली लागू करने की भी जरूरत नहीं, लोगों ने अपने आप इसको अपनाया। और विशेषकर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में जो लिंग अनुपात था उसमें बहुत डिफरेंस है। 888 थे, आज 950 से ऊपर पहुंच गया है। ये सब चेतना की वजह से हुआ है। और दूसरा, जिस तरह से लिंग परीक्षण हो रहा था, राजस्थान सरकार ने उसको रोका, और इसी से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना, जो विचार लेके करी थी, उसको दोबारा से राजस्थान के झुंझुनू में एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, एक आइकॉन प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत उन्होंने दोबारा इस योजना को लागू किया गया। दूसरी बात, जिस तरह से सबसे बड़ी, जो मैंने पहले कहा, हेल्थ की जो बात की, वो जो उज्ज्वला योजना के तहत 4.25 करोड़ जो कनेक्शन दिए गए, उससे लोग, महिलाओं को, जो एक तो समय बहुत वेस्ट होता था, आंखों में जिस तरह से धुआं आती थी, और जो कहना चाहिए कि जो बीमारियों की जड़ थी, मतलब कितनी स्मोक अंदर जा रही थी, जो बीमारियों की जड़ थी, उसको समाप्त करने का इसमें बहुत बढ़िया जो योजना है। सबसे मैं कहना चाहिए कि एक ऐसी योजना है जिससे महिलाओं में एक बहुत ही आत्मविश्वास। बहुत अहम सवाल लेके मैं आपको आऊंगा। जी हाँ, बोलिए उसके बाद। अच्छा, दूसरी बात, जो जनधन खाते, वो जो जनधन खाते खोते, महिलाएं जानती नहीं थी कि पैसा क्या बैंक क्या होती है, कैसे अकाउंट खोले जाते हैं। तो उनमें एक आत्मविश्वास आया जब जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोले गए। उस टाइम लोगों को लग रहा था हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम खाते खोल के क्या करेंगे, लेकिन जितना भी उन्होंने कमाया वो उस खाते में डाला। तो जब उनका रिटर्न आया तो एक अपने आप ही बहुत आत्मविश्वास महिलाओं में पैदा हुआ। और जो बच्चियों का, जैसे मेरी स्वास्थ्य की बात की, तो जो इंद्रधनुष योजना जो है उसके तहत करोड़ों लोगों को जो टीके लगाए गए, और जो महिलाओं के जो डिलीवरी, उसका जो रेस्ट पीरियड था डिलीवरी का, उसको 26 हफ्ते किया गया। उसके अलावा भी, और मतलब हर क्षेत्र में उनको स्वावलंबनी बनाने के लिए सरकार ने ये क्या स्वरोजगार योजनाएं चालू की, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी अपने उसके लिए। और जिस तरह से मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे उनको लोन दिया, महिलाओं को भी लोन देने की बात की, मुद्रा लोन की बात करिए, कि जो भी करना चाहे महिलाएं उनको लोन की बात की। इसके अलावा अगर वो प्रोडक्ट करती है तो उसको मार्केट देने की भी व्यवस्था, हाट बाजार जो योजना है उसके तहत किया गया। नंदघर योजना है, पालनहार योजना है, और बहुत सारी जो। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास इस मुद्दे पर आऊंगा। और सबसे बड़ी मुद्दा जो है, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है महिला सुरक्षा को लेकर, वो महिला किसी भी देश में वो महिला अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे बेसिक मुद्दा जो रहता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा बॉबी दीक्षित जी की, आप चूंकि समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे आप देखती हैं, कई बार इस तरह की समस्याएं भी आप सामना करती हैं उनका, कि जब महिलाओं की समस्या जो शायद पीड़ित होती हैं या किसी प्रकार की प्रताड़ना से गुजर रही होती हैं, आपको क्या लगता है कि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, एक
वो इन 4 सालों में क्या महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं कि हाँ, देश में हमारी सुरक्षा पर बात हो रही है, हमारी सुरक्षा पर हमारी सुरक्षा के लिए कोई चिंतित है? जी देखिए, महिला सुरक्षा की जो मैं बात कहूंगी, इस चीज की मीडिया भी साक्षी है। गली मोहल्ले हर जगह से जहां कुछ दबे केस है, वहां अगर ऐसा देखा जाए तो महिला सुरक्षित कहीं नहीं है। अगर मैं जो कहे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इस चीज को मैं भी नकारते हूँ। मैं नहीं कहते हूँ कि बेटी बच रही है हमारे देश में, बल्कि ज्यादा हमारी बेटियों के अस्मत के साथ ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, ज्यादा केसेज आए हैं। कुछ केसेज ऐसे होते थे, रेप केस होते थे नहीं, लेकिन अब ज्यादा उभर के हाईलाइट आने लगे। चलो ठीक है, ये तो मीडिया का सपोर्ट है जो उन केसों को हाईलाइट करके अपराधी तक पहुंचाने में मदद। लेकिन जो आज कहते हैं कि अभी 2-3 कांड ऐसे हुए हैं, अभी ताजा ये ज्यादा पुराने नहीं है, पिछले महीने की बात कहूंगी मैं। कठुआ का केस था एक, तो इन जो केस में जो हुआ ना, मुझे कहीं नहीं लगा कि किसी को न्याय मिला है। केस जैसे शुरू हुए थे वैसे ही दफन हो गए हैं। ऐसे में कई केसों पे धरने धपाटे रैलियां हम लोग निकाल चुके हैं। हमने कई चीजों के लिए सरकार को न्याय दिलाने के लिए सरकार के विरुद्ध कई चीजों का वो भी किया है, समर्थन भी किया इन चीजों को। तो मैं इस चीजों में तो मोदी जी के 4 साल पूरे होने पर महिलाएं सुरक्षित हो गई है, कतई नहीं। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं एक बहुत अहम चीज, चूंकि जब आप इस तरह के केसेस को देखती हैं, जब वो उस तरह किसी प्रताड़ना से गुजर रही हुई या किसी इस तरह की अवसाद से महिला जब आपके पास आती हैं, तो क्या खासतौर पर आप क्या फील करती हैं? आप क्या लगता है आपको उनसे बात करके कि कहाँ वो उनको सुरक्षा कहीं से भी महसूस हो रही है? क्या लगता है उनको कि उस समाज में उनके लिए कोई स्थिति या जगह बन नहीं पा रही है? किस तरह की आप स्थितियां देखती हैं जब आप, क्योंकि आप चूंकि आप इस तरह के केसेस में आप इन्वॉल्व रहते हैं, आप देखते हैं उन तरह के, जैसे आपने बताया अभी? देखिए, ज्यादातर जो केस होते हैं, बहुत ज्यादा जो 100% आते हैं वो मेरा सवाल ये है कि लगभग सरकार की तरफ से कहाँ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सरकार की तरफ से यहाँ दिक्कत आती है कि जब अगर न्याय के लिए गुहार लगाई जाती है या किसी बड़े नेता के खिलाफ या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ जब ये बात आती है, तो वहाँ फाइलें दफन कर दी जाती है, वहाँ न्याय नहीं मिलता है। और जब वहाँ न्याय नहीं मिलने के बाद एक लड़की से पूछो कि उसकी, हाँ जैसे कुछ केस ऐसे हैं, मैं भी बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हाँ जैसे एक अपना आसाराम बापू का केस चला था, ठीक है, बहुत राहत मिली उस केस से, उस केस से बहुत राहत मिली। इतनी राहत मिली है कि जिस लड़की ने इतने साल भोगा उसको भुगता, एक 14-16 साल की नाबालिग लड़की ने सबके सामने, पूरी जनता, पूरे विश्व के सामने उसका खुलासा हुआ, उसका कैसे उसने जिया, इन चीजों को मैं। लेकिन जहाँ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, यहाँ तो पब्लिक, एक मीडिया साथ हो गई, पब्लिक साथ हो गई, पूरी जनता जनार्दन उसके साथ हो गई। जैसे एक दामनी वाला केस था, उसमें पूरा भारत देश उलट गया था। लेकिन क्या एक ही केस होते हैं ऐसे? सही बात है, एक ही केस होते हैं। सही बात कह रहे हैं। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ है, तब क्यों नहीं वो जनता आती है, तब क्यों नहीं वो मीडिया आती है? तब ऐसे बहुत से केस है, मतलब नाबालिग क्या, मतलब बालिग हो, नाबालिग को, किसी भी उम्र की, मैं तो किसी भी, मैं तो कहूंगी महिला किसी भी उम्र में नहीं बची हुई है इन चीजों से, इन अपराधों से, इन कृत्यों से कहीं नहीं बची हुई। महिला सुरक्षित कहीं नहीं है, ना घर में, ना बाहर है, ना अपने गाँव में, ना शहर में, ना इस देश में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सुरक्षा पे एक सवाल तो है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे वो उन्नाव में हो, या शिमला में जो घटना हुई थी जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लोगों ने गलत इस तरह का अंजाम दिया काम को, और ये इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं देश में। एक आप बहुत अहम चीज कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। जो ये कह रही हैं बॉबी जी, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ। सबसे पहली चीज जो आप कह रहे हैं कि कुछ चेंज आया है लास्ट 4 इयर्स में, योजनाएं बहुत बनी है, फंड्स बहुत दिए गए हैं, लेकिन चेंज नहीं आया है। पहले भी जो ऐसी घटनाएं होती थी, मैं ये नहीं कह रही कि ये 4 साल में ही हुई है, पहले भी होती थी, लेकिन सामने नहीं आते थे लोग। पहले तो सबसे पहले किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती कि आके किसी से बात करे और किसी को बताए, और उसके बाद वो पूरी फैमिली या जो भी उसके संबंधी है वो हिम्मत करके पुलिस में अगर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो पहली बात वहां पे, आप भी बॉबी जी इस बात पे एग्री होंगी कि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है, वहीं से रफा दफा से फर्स्ट स्टेप जो है सरकार की तरफ से किसी महिला की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, वहीं लॉज नहीं होता है। तो सिस्टम में फर्स्ट स्टेप ही गलत आ जाता है। आप ऊपर से कितनी भी योजनाएं बना लीजिए और नीचे में आप कितना भी काम कर लीजिए, जब आप उसको पुलिस में केस ही नहीं दर्ज करवा पा रहे हैं, महिला थाने वाले जो भी थोड़ी बहुत जगह है वहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे कैसे जाएगी? उसके बाद अगर वो आगे जाती भी है तो पुलिस वाले कहते हैं सलाह सुलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो लेडी बेचारी जो महिला या लड़की जो भी होती है वो वैसे ही दबके रह जाती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, वी शुड एडुकेट अवर सिस्टम,
we should tighten our police that if in case somebody is coming with this thing we should do that. आपने लॉ तो बना दिए कि नाबालिग के साथ होता है और ये होता है, लेकिन नाबालिग के साथ का केस दर्ज तो करोगे ना आप पहले, आप फास्ट ट्रैक अदालत तो बनाओ। अगर उसको फांसी की सजा देनी है और वो 15 साल तक तो जेल में बैठा है और फांसी की सजा उसको 15 साल बाद मिलेगी तो क्या फायदा है उस चीज का। उसके लिए आप फास्ट ट्रैक अदालत बनाओ। बाकी जैसे मैं कहती हूँ इस हिसाब से अगर अरेबियन कंट्रीज के अगर हम रूल फॉलो करें, जहाँ सरे बाजार एक आध के हाथ पैर काट दिए जाते हैं सड़क के बीच में मार के करके, वैसा अगर हम लोग यहाँ पे 4 एग्जाम्पल भी कर दें तो शायद हमारे इस सुरक्षा जो बात है इसके ऊपर हमारे कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं इसमें सरकार किसी की नहीं कह रही, मैं मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार, ये हमारे को बहुत बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए। आई थिंक हमको बहुत ज्यादा ये जो आपने बात कही, मैं आपके पास आऊंगा शील जी, आपको जवाब भी लूंगा इस बात का कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केवल सुरक्षा के मुद्दे नहीं, चूंकि हम एक ऐसा जो पूरा विषय है एक बहुत ही विस्तृत है कि आखिर 4 साल में महिलाएं किस तरह देख रही हैं मोदी सरकार के 4 साल को। क्योंकि ये जो सरकार जब सत्ता में आए, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए, बीजेपी जो सत्ता में आई, उस वक्त एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं महिलाओं में भी एक आशा थी कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कुछ ना कुछ नया या कुछ डिफरेंट होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, बेहतरीन तरीके से देश में बदलाव होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटे कुछ आंकड़े जैसे मैं बताना चाहूंगा कि निर्भया जो फंड था, निर्भया फंड में अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन 500 करोड़ रुपए पर यह फंड जो था करीबन उसमें स्थिर ही रखा हुआ है। इसको फंड में बहुत कुछ बदलाव नहीं किया कि इसमें कुछ और पैसा सरकार देती या कुछ और बेहतर कर सकती इस फंड को। सर वो यूज ही नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, तब 500 करोड़ रुपए यूज नहीं हुआ मैम, लेकिन उसको 20% तो यूज हुआ है, 70% 80% अभी तक पड़ा ही है, तो पहले वो 500 करोड़ को यूज तो करो सर। बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कहीं ना कहीं, ये लड़कियों की शिक्षा के आवंटन में करीब 64 करोड़ रुपए की कटौती भी की गई। तो कुछ ये 2 योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसी योजनाएं पहले अभी रही हैं हाल ही फिलहाल में जिनमें जो सरकार है, केंद्र सरकार ने योजनाओं में कटौती की। अब मैं शील जी के पास आता हूं कि सबसे बड़ी बात ये सुरक्षा का मुद्दा, केवल मैं सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर नहीं चाहता हूं कि हम पूरी डिबेट सुरक्षा के मुद्दे पर जाए। मेरा सवाल ये है कि जैसे अलका जी ने भी कहा कि योजनाएं बनती हैं, योजना बना दी गई कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षा को लेकर फंड, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन, भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और इसका बहुत बड़ी वजह है कि उनका ऑब्जर्व नहीं करना और शायद करप्शन। तो वो वहां कैसे आप लोग काम करेंगे? नहीं, देखिए जहां तक करप्शन की बात है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आपने देखा होगा कि जो सारा मेन फोकस जो है करप्शन पर रहा है। मैं राजस्थान की बात करूं आपको, क्योंकि हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में भी जो करप्ट लोग हैं उन पर छापेमारी की गई है और मुख्यमंत्री जी जो स्वयं है वो मॉनिटरिंग करके, और स्पेशली अब इन दिनों की भी मैं बात करूं तो जिस तरह से वो वहां पर जिले में जा रही हैं, जहां पर भी चाहे महिलाओं से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की जहां पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, वो तुरंत एट द स्पॉट उस संबंधित अधिकारी को बुला के और उसकी पूरी जानकारी लेती हैं और अगर कहीं कोताही भी सामने आई है तो तुरंत रूप से उनको सस्पेंड भी किया है। सॉरी, इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि शुरू में जो 1 ईयर था जो भी सरकार आई थी तो हमें भी उम्मीद लगी थी कि ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है तो ऑनेस्टी दिखेगी सिस्टम में। हुआ भी कुछ शुरू के 1-1.5 साल में छापेमारी करी गई और लोगों को सामने लाया गया, करप्ट ऑफिसर्स को सामने लाया गया, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और सस्पेंड करने के 1-1.5 साल के बाद रीइंस्टेट भी कर दिया वापस। अब वही ढर्रा वापस हो गया। तो उनको जो करप्ट प्रूव हुए, जिनकी प्रॉपर्टी सीज की गई, जिनके पास आय से ज्यादा इनकम मिली, मीन्स लाइक मोर देन दैट, उनको प्रूव होने के बाद वापस रीइंस्टेट कर दिया गया। वो क्यों? वो कहना मैं इसका जवाब देती हूँ। इसका जवाब ये है कि मतलब जैसे आईएएस ऑफिसर्स की अगर ये बात करते हैं करप्ट लोगों को रीस्टेट कर दिया, उसका भी एक प्रोविजन है, सर्टेन टाइम तक उनको रखा जाता है, उसके बाद में उनको फ्री पे नहीं दी जाती, तो उनसे काम तो लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर जो चार्ज चल रहे हैं वो चार्ज खत्म नहीं हुए। अगर चार्ज के बाद में अगर उनको दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट से भी उनके खिलाफ अगर सारे एविडेंस आते हैं तो उसको डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी। और जहां तक इसकी बात, सुरक्षा की बात हो रही थी, देखिए ये अभी जो अमेंडमेंट हुआ, जो लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, इसकी खास बात जो है स्पेशली
सुधांशु जी, वो यही है कि इसमें टाइम बाउंड किया है कि आपको 6 महीने के अंदर उसकी सारी जितनी भी जो है पूरी इंक्वायरीज है वो करनी होंगी, उसकी हियरिंग करनी होगी और एनी हाउ 2 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करके 6 महीने के अंदर आपको उसको सजा सुनानी पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये जो योजनाएं बना रहे हैं, इन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोताही नहीं बरती जाए, उनके लिए आप पाबंद कैसे करेंगे वहां? क्योंकि देखिए करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है, करप्शन और ऑब्जर्वेशन नहीं होना। किसी योजना को बना दिया, उसके बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं कि आखिर ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी। जैसे मैं उज्ज्वला योजना की आपको बात बताता हूं। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कई ऐसे गरीब घर हैं जहां सिलेंडर पहुंचने के बाद वो उसको भरवाने की स्थिति में नहीं है, वो सिलेंडर वो रिफिलिंग नहीं हो रही है और वो वहां पे घर में एक रसोई के कोने में रखा हुआ है। डेकोरेशन भी वो चीज कैसे बदलाव आएगा? तभी तो वो महिला की जिंदगी में बदलाव आएगा। लगातार वो सिलेंडर पे खाना बनाएगी, उसके बाद तभी तो उसकी जिंदगी कुछ बदलाव देखेगी। टॉयलेट बनने यूज नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें एग्री करती हूँ कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है। अच्छा, और आपको इसके मॉनिटरिंग की बात बताऊं, कई ऐसे कलेक्टर्स, कई जिलों में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जो है वहां की सरपंच के कहने पर ही उसको पंचायत को या जो है जिला परिषद उसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया। जब वेरिफिकेशन हुआ तो उनकी अनियमितताएं सामने आई, तो ऐसे कलेक्टर्स या एसडीएम या जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया। और स्पेशली क्योंकि जो स्वस्थ भारत मिशन एक जो अभियान है जिसके तहत करोड़ों टॉयलेट्स बनाए गए, जो सेफ्टी से भी संबंधित है, तो जो ओडीएफ की जो शिकायतें आई कि झूठी फर्जी लोगों ने कर दिया, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और दोबारा से फिर से वो सरकार ये देख रही है कि कौन से जो फर्जी आए, अगर फंडिंग की जरूरत है तो सरकार ने फंडिंग भी करी है कि किसी भी तरह से स्पेशली देहात में भी। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। सालों में देश की महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं? क्या वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या जो योजनाएं उनके लिए शुरू की गई, क्या वो महसूस कर रही हैं कि उसका फायदा उन तक पहुंच पा रहा है? क्या मोदी सरकार के 4 साल महिलाओं की आशाओं पर खरे उतरे हैं? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हैं। मैं आपसे ही ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे ही करता हूं कि ये जो 4 साल हैं, अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार जो है उन्होंने योजनाएं लागू की, इन 4 सालों को आप एक महिला होने के नाते किस तरह देखती हैं कि क्या एक सरकार जिससे आप आशा करती हैं, क्या वो खरी उतर रही है एक महिला होने के नाते आपके आशाओं पर? सुधांशु जी, हम बिल्कुल 4 साल मोदी सरकार और नारी, सिर्फ इसी टॉपिक पे भी हम और ज्यादा जाएंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट विषय है और बहुत ज्यादा अलग बात है। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आसपास ही रहें। बिल्कुल हम उसी मुद्दे पर रहेंगे तो बहुत ही। और 4 सालों में जब हम मोदी से जो अपेक्षाएं करते हैं, देखिए अगर हम वहां से शुरू करें जहां से चुनावी वादे शुरू होते हैं और जहां से हम उम्मीद करते थे कि कुछ बदलाव की कुछ उम्मीद होगी, तो उसमें जब हम देखते थे कि बहुत हो चुका महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ऐसा देखने में आया कि उन अत्याचारों में कमी तो नहीं देखने में आई, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर देखने में आई। अगर आप देखेंगे कि महिलाओं पर होने वाले जब हम केसेस की जब हम बात करते हैं, उत्पीड़न की जो हम बात करते हैं, हर देश के हर हिस्से में वो बढ़ा। अगर हम पर्टिकुलरली राजस्थान में आ जाए, मोदी सरकार के साथ साथ होते हुए तो राजस्थान में तो दूसरे नंबर पे पहुंच गया, तो एक बहुत बुरी स्थिति में हम वहां पर पहुंच गए। अगर हम उसके बाद अगर हम आते हैं दलित महिलाओं की और उनके ऊपर जो डायन प्रथा और इस तरह की बातों के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं आई, किसी तरह की परसेंटेज वाइज कोई कमी नहीं आई, आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई, घटनाओं में कोई कमी नहीं। फिर अगर हम कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जो कि मोदी सरकार ने कोशिश की कि वो आए, कुछ महिलाओं को कुछ लाभ मिले, और उसमें जैसे जिस तरह से प्रचारित किया गया उज्ज्वला योजना की, जिसकी अभी मेरे आने के पहले भी यहाँ पर चर्चा हो रही थी, मैं बिल्कुल यही बात कहूंगी कि जब आपने गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल आपने इतना महंगा कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति चाहता भी, उसको कुछ उम्मीद भी होती कि मुझे कभी ये मिल पाएगा, वो उम्मीद भी एक तरह से इस समय तो बिल्कुल खत्म हुई हुई सी लगती है, कोई राहत नहीं लगती। और सही बात है कि वो सिलेंडर एक डेकोरेटिव पीस के रूप में हो गया कि हमें यहाँ पर मिले। मैं फिर एक चीज
चीज इसी तरह की योजनाओं में अगर हम आएंगे, जो ODF और टॉयलेट के माध्यम से सिक्योरिटी, उसकी हालात हम सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। नहीं बने उसको ODF घोषित कर दिया, वो तो एक अलग मुद्दा है ही है, उसके बारे में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। लेकिन जो बन चुके हैं और जहां हम मान ले कि टॉयलेट बन गए तो उसको ODF घोषित कर दिया जाए, उस जिले की अगर हम स्थिति देखें तो आज पानी की स्थिति इतनी बुरी है कि जब हम पीने को पानी नहीं मिले तो हम टॉयलेट में क्या पानी होगा, उसको लोग कैसे यूज करते होंगे गांवों में, उसकी कोई व्यवस्था जो है वो प्रॉपर ढंग से वहां पर नहीं है। तो हमने बात की उनके वादों की, जो कुछ एक की दुख की योजना है वो बताते हैं। जैसे भी बात की गई कि हम कानून लेके आए, कानून लाने में आपने 4.5 साल लगा दिया। अच्छा लगता कानून पहले साल में लेकर के आते, 3 साल में कुछ इंप्लीमेंट उदाहरण बन करके आपने मिसाल पेश की होती कि हमने ये कर दिया, देखो अपराधियों के मन में ये डर और आतंक हमने पैदा कर दिया जिसका लाभ अब मिलने लगा, तो शायद बेहतर स्थिति होती है हमारी। मैं इसको किसी पार्टी, अगर मैं कोई भी सरकार है उसको अगर महिलाओं के बारे में, इस तरह के बारे में सोचना हो तो आपको पहले साल में निर्णय लेने चाहिए और उन निर्णयों का इंप्लीमेंटेशन देना चाहिए। तब सरकार की सही जो बात है वो नारी के प्रति वो जो सोचती है, जो सोच को हम परीक्षित करेंगे। आप 17 साल से थे, मैंने अभी भी आपको कहा कि 4 साल के बारे में आपने विषय को रखा, इसलिए हम 4 साल, अगर आप कहेंगे तो मैं कांग्रेस के विषय में भी आ जाऊंगी, लेकिन अगर आप 4 साल, लेकिन हमारा टॉपिक मैंने इसीलिए मैंने शील जी सच है उसे तो स्वीकार बिल्कुल जीरो कुछ नहीं, आप 4 साल छोड़िए, आपके पास आपसे जवाब लूंगा इनकी बात का, इनके जो बिल्कुल आपने विषय रखा 4 साल में, और देखिए जो प्रेजेंट में आप भूत भविष्य सब बातें कर ले, प्रेजेंट की बात तो प्रेजेंट में करनी ही पड़ेगी। जो सरकार आज है उसकी जिम्मेदारियों की बात तो आज हमको करनी पड़ेगी। और चूंकि आपने टॉपिक 4 साल रखा इसलिए मैं उस विषय में बात कर रही हूं, तो मैं जरूर पहले से शुरू करती कि हमने क्या किया था। एक बहुत बड़ी बात जो कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए, मैं मानती हूं कि एक बड़ा मुद्दा था कि जब आप 33% आरक्षण की आप बात करते हो, मुझे क्यों 4 साल निकाले जा रहे हैं? मेरे को लगता है इतना बड़ा बहुमत आपके पास है, और अगर आप महिलाओं का इतना ही आप सम्मान और उनको कुछ देना चाहते हो, वाकई करना चाहते हो, हम तो कहेंगे जब महिलाएं 33% होकर के पहुंच जाएंगी संसद में तो इन हितों की लड़ाई भी वहां पर लड़ना बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप किस बात का, उस जो बिल आपका तैयार पड़ा है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो कि उसको सदन में पेश नहीं करें? मैं मानती हूं कि जो सरकार में है उसे सदन में पेश कर देना चाहिए। जो पार्टी नहीं समर्थन करेगी, नहीं करती, चेहरे सामने आएंगे, कौन सी पार्टी समर्थन कर रही है, कौन सी नहीं समर्थन कर रही है, कांग्रेस साथ है, बीजेपी साथ है, बस जो पार्टी जैसा सदन में अपना बर्ताव दिखाएगी वो दिखाई देगा, पर सरकार की जिम्मेदारी बिल पेश करने की है। आज आपने 4 साल से ज्यादा का समय निकल गया, आप क्यों उस बिल को रोका? इसलिए मैं फिर अब फिर बात है कि आप कांग्रेस का, इसको बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता, मैं आरोप किया वो बिल्कुल कुछ एक नहीं हुआ कि मैंने उनसे सवाल किया ऐसे महिला होने के नाते, चूंकि कांग्रेस के प्रति जो किसी भी पार्टी बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये इनकी बात का जवाब भी लूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर बीजेपी सरकार नहीं है कि बिल्कुल ऐसा थोड़ी नहीं बोला जाए ना, आक्रोश होगा सरकार के प्रति महिलाओं में किया जाएगा, बिल्कुल नहीं ला सकते। जी आपकी अगर मैं मानती हूं, अगर महिलाओं का सरकार के प्रति अगर आप वो नजरिया देखें और फर्स्ट नजरिया देखें और वो अपने सोचे, उस बात को विचार करे और उसके मन में अगर आक्रोश है तो फिर आप ये चाहोगे वो अच्छी बातें गिनाए तो वो नहीं गिना सकती। वो आक्रोश है तो अपने आक्रोश को दर्शा सकती है। और मैं ये मानती हूं कि जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं हमको केवल दुखी नहीं करती है, आक्रोशित करती है। ये घटनाएं हमको आक्रोशित करती है, और जब ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिलती तो आक्रोश आता है। कोई सी भी सरकार हो, मैं मानती हूं कोई सी सरकार आक्रोश आता है, लेकिन आज जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चूंकि वर्तमान बात करके आपने कानून, आप बातें करते बड़ी बड़ी कर देते हो कि हम कानून ले आए, इतना सख्त, अरे आपने कानून लाने में 3 साल लगा दिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप कानून अच्छा लाए नहीं लाए, मैं इस बात पर चर्चा ही नहीं करूं। मैं ये चाहती हूं पहले साल में कानून अच्छा कानून पहले साल में लेकर आते ना, शील जी पहले साल में लेकर के आते, 3 साल में ऐसे उदाहरण आप कितने भी मुद्दे से बताने की कोशिश करें, नहीं पहले साल में आता, 3
साल में उदाहरण पेश किए जाते, मिसाल पेश की जाती कि रेप करने के वाले के साथ हमने इतने लोगों के साथ ये आतंक, ये भय हमने पैदा कर दिया, हमें भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा होता जिसमें उन अपराधियों के प्रति डर और पैदा होता, हम जरूर हम आपकी एक महिला होने के नाते करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप 4 साल बाद केवल दिखावे के लिए अगर आप कानून लेकर के आते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसको हम भी समझते हैं महिलाएं बहुत बेहतर। शील जी के पास भी पहले जवाब लूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं। मैं एक सवाल, सिंपल सा सवाल है मेरा ये, एक आम शहरी, इस देश की एक आम महिला होने के नाते, आप केवल सुरक्षा के मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जो सुरक्षा के अलावा बहुत सारे हक होते हैं महिला के, उन सभी मुद्दों के लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस तरह देख रहे हैं मोदी सरकार को। एक अगर मुझे आपसे पूछना पड़े कि 10 में से आप कितने नंबर मोदी सरकार को देना चाहेंगे? तो किस हिसाब से देनी पड़ती है? देखो, महिलाओं पे जो मोदी जी के 4 साल हैं वो बहुत भारी पड़े हैं। अभी मैं ज्योति जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो टिप्स पे मोटे मोटे जो चीजें गिना दी हैं, उन चीजों को लेकर जो एक उज्ज्वला योजना थी उसमें महिलाओं को कहीं लाभान्वित नहीं हुई। एक जो जनधन खाते थे, ये कहा गया था कि आपके खाते में ये आएगा और वो आएगा, ऐसा आएगा। अगर मोदी सरकार ये कह के खाते खुलवाती, उनको प्रलोभन देके खाते खुलवाए गए थे कि आपके खाते में पैसे आएंगे, ये कह के कि आपके स्वावलंबन बनाने के लिए आपकी कुछ बचत के लिए खाता खुलवाया गया है, क्योंकि हजारों महिलाओं के खाते मैंने खुद अपने हाथों से खुलवाए थे, सिर्फ इसी प्रलोभन से खुलवाए थे कि उनके खातों में ये पैसा जमा किया जाएगा। बहुत सी महिलाएं, गाँव की महिलाएं भरी धूप में आई थी, कैंप लगे थे खाता खुलने के लिए, उनमें महिलाएं आई थी, लेकिन वहां सब चीजें बिल्कुल शून्य है। किसी के खाते में कोई ऐसा पैसा नहीं आया कि किसी को पैसे आ गए, या कोई महिला जैसा जिसकी जो चल रही है जीविका वैसी ही चल रही है, कहीं किसी की इस चीज में कोई सुधार नहीं आया। रहा कुछ ऐसी योजनाएं थी जो पिछले कुछ सालों से जो चल रही थी वो एज इट इज है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। जननी सुरक्षा योजना जो पहले से चल रही थी वो आज तक ऐसी कैसी चल रही, उसमें कुछ नहीं सुधार आया कि उसमें कह दे कि हाँ भाई इसमें कोई महिलाओं को कुछ और वो कह दिया गया। महिलाओं को महंगाई को लेकर जो महंगाई की बात कर रहे हैं हम, उसमें महिलाओं को जाकर पूछ लो, कहीं भी किसी भी एक आम महिला से पूछ लो, मैं एक आम महिला की ही भाषा बोल रही हूँ, कि कहीं भी किसी से पूछ लो कि कोई इन 4 सालों में ये कह दे कि भाई इस जगह तो हमने दाल रोटी बहुत सुख से खाई है, चैन से खाई है। अब तो शायद उन्होंने अपनी चटनी का भी ये कह दिया होगा कि ये भी बहुत महंगी है हमारे लिए। आए दिन हर चीज को बढ़ते, इन चीजों को लेकर पेट्रोल के दाम, कभी दाल चावल के दाम, कभी किस चीज के दाम, इनको लेकर इतनी महंगाइयों की मार हो गई। और ताजा कल से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हड़ताल में पड़े हुए हैं किसान भी। अब क्या चलिए, मैं इन सब मुद्दों पे नहीं जाऊंगा कि पूरा मुद्दा अलग हो जाता है, वो किसान का और सब चीजें अलग हो जाती हैं। शील भाई जी, देखिए ये चूंकि जैसे ज्योति जी ने कहा, या मेरा जो उद्देश्य है इस डिबेट को करने का, ये केवल एक पॉलिटिकल में वो नहीं करना चाहता इस बात को कि वो क्या सोच रही है, लेकिन मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा बार बार ये सवाल आपसे है कि जो योजनाएं हैं, ठीक है, आप योजनाएं लागू कर रहे हैं और उनका जो लाभ है, जिस तरह से जो महिलाओं को मिल रहा है, जो आपने बताया जिस तरह से, लेकिन इनको बेहतर बनाने के लिए, या जिस तरह की जो महिलाएं जो सोच रही हैं यहाँ बैठ के, उसके लिए ये मान के चलिए कि हाँ, मान लीजिए पूरा नहीं मिल पा रहा, तो क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी जो बात चल रही थी कि 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ, आप उज्ज्वला योजना जो सबसे प्रमुख जो योजना है उसमें बताइए, आप 4.25 करोड़ जो कनेक्शन दिए, क्या वो सभी रिफिल नहीं करवा पा रही है? वो कितनी, मतलब जो असलियत है उसे तो स्वीकार करिए ना आप जी। कितनी 1 करोड़ मान लीजिए, 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो लोगों को मिला ही है ना। इसको पॉलिटिकल क्यों बात करते हो आप? उसको जो सेल्फ इंडिपेंडेंट की जो ट्रेनिंग दिया, आप वसूल लीजिए। आप जो सिलेंडर थे जिनके जो रिफ्ले करवा आपकी सरकार ने ना, आपकी सरकार, आप हमारी सरकार और आपकी सरकार करेंगे ना, पहले आप क्यों पता चलेगा? कोटे में खड़े होते थे, लाइन खड़े होते थे, आज आपकी सरकार याद नहीं करेंगे, मैं तो आपकी सरकार आपके साथ करेंगे और करेक्शन कितनी आराम से मिल रहा है। आप पहली सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, आप इसको देखिए। अच्छा, इसके अलावा जो स्वावलंबन योजना के तहत कितनी महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है, आप उसकी बात कर लीजिए। जो मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से महिलाएं, गांवों की महिलाएं जो है वो अपने पैरों पर खड़े होकर
जो डेयरी जो है, कितनी महिलाओं ने डेयरी खोली हुई है और जो है ना जो स्टोर बना रखे हैं, वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं। आज आप देख लीजिए, गांवों में जाके देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट की जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है, आज ये बड़ी बड़ी एक सवाल तो मुझे भी लगा, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जैसे एक बात कही ज्योति जी ने भी कहा कि ये जो कानून लेके आए आप महिलाओं के, जो जिस तरह सुरक्षा को लेकर जो एक कानून, नाबालिग के ऊपर जो कानून लेके आए, इस सरकार के इसी साल में चौथे, ये जो 3 साल गुजर जाने के बाद ही, अगर पहले साल में आप लाते तो हो सकता था कि शायद बहुत सारी नजीर आप पेश कर पाते, हो सकता है कि उस दौरान किसी अपराधियों को सजा मिल पाती उस कानून से, और आप दिखा पाते कि ये देखिए ये कानून हम लाए थे और इस कानून से इस तरह के प्रभाव या इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। देखिए 2013 में 12 मेरे ख्याल से जो निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद में कानून चेंज हुआ था। वो देखा 2-3 साल में, जब देखा कि ये नहीं, हालांकि उसमें भी प्रावधान थे, लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही थी। देखिए ये जो बलात्कार की बात है, इसमें मैं एक और भी स्पष्ट बात कह दूं, इससे हटकर भी बात है कि कानून अपनी जगह पर है, कोर्ट अपनी जगह पे है, जो है पुलिस भी अपनी जगह पर है, सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से ये ग्राफ बढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसका भी हाथ है। अब घर में अगर सौतेला बाप या चाचा या कोई अगर इस तरह का कांड कर देता है, कानून तो इसमें क्या करेंगे? तो आप लोग हमने बना दिया कानून, बनाया तो आप ना करके अपराधी सजा न दे पाओ तो वो समाज का दोष। समाज को इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? सच बात ये पार्टी की डिबेट नहीं है। तो वही तो मतलब जो फैक्ट है, इस पर भी तुमको सोचना पड़ेगा ना। जब अगर इस पर जिस तरह से हो रहा है, एक जागृति इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने भी कानून बना लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक कि अपने परिवार में संस्कारित नहीं होंगे, समाज जब तक साथ नहीं देगा, जब तक इन पे इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है। चाहे और भी कितने भी हम कर, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो समाज अलका जी के पास अलका जी, देखिए ये चीजें क्या पार्टी से हम उठ के बात कर, चूंकि शील जी अलग पार्टी बीजेपी से या जैसे ज्योति जी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है, मैं तो एक आम महिला के रूप से आपसे जानना चाहता हूं कि जब एक महिला जब सरकार बनती है और एक ऐसा नेता जिसकी शायद भारत में काफी बड़ा नाम हो, बहुत जबरदस्त रूप से लोगों को आशाएं रही हों, तो क्या महसूस करती है कि एक किस तरह की चीजें मेरे लिए होनी चाहिए ताकि मैं भी आत्मसम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और खुशी से जी सकूं? नहीं, देखिए ये तो होता ही है कि किसी घर में कोई नया जना आता है तो हमेशा उसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ के आती है। नई बहू घर में आती है तो एक्सपेक्टेशन आती है। वैसे ही हमारे अगर कांग्रेस या बीजेपी की कोई भी गवर्नमेंट आती है और उनके जो मैनिफेस्टोज जो डिक्लेयर किए जाते हैं कि हमने ये करना है, उसको लेके जनता में और स्पेशली जनता में भी अगर कहें तो हम हिंदुस्तान में महिलाओं को ही सब कुछ चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही बेचारी दबी हुई हैं अभी तक। तो महिलाओं को बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शायद हम कुछ ऊपर उठें, ना बराबर आए पर थोड़ा सा तो कम से कम उनके पास आने की कोशिश करें जो दूसरा जेंडर है। तो एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत थी और स्पेशली मोदी जी से थी। मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं ये कहती हूँ कि मतलब ही इज हैविंग अ ऑनेस्ट इमेज एंड उन्होंने मुझे भी था कि उनके आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगी और मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी बोला, योजनाएं भी बहुत अच्छी अच्छी बनी है। हमने जेंडर इक्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, गर्ल्स एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है, माना हमने। आप जैसे कह रहे हैं कि स्किलिंग ऑफ द लेडीज एंड उसके ऊपर भी काम हुआ है, माना है। लेकिन फिर भी जो हमेशा दबता है वो है जनता और वो दबती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की अगर आज महिला की बात करें तो उसको उस घर का चूल्हा चौका रोटी सब्जी बनाने करने के लिए ऑफकोर्स उसका बजट देखना होता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खास फर्क आया। लोगों का इनकम ग्रुप बड़ा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन खर्चे भी उसके मुताबिक उतने के उतने बढ़ गए। और जहां तक सेफ्टी की बात, जिसके ऊपर हम अभी काफी देर से ये चर्चा कर रहे थे, तो सेफ्टी वुमेन इशू, इट इज नॉट दैट कि किसी 4 साल में ही होने शुरू हुए और पहले नहीं होते थे। 40 साल में भी ये सारी चीजें होती थी। ये शुरू से होती आ रही है कि घर में महिला, मैं तो मेरे ऑफिस में भी कोई लड़की आती है, मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई बाहर भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता ऑफिस में, और नहीं हो तो आपके घर में ही आप एक्सप्लॉइट हो सकती हो। तो घर में भी पहले भी एक्सप्लॉइट होती थी लड़कियां, लेकिन पहले बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी। अब बताने लग गई हैं, मीडिया की वजह से सबके सामने आने लगी। और जहां मीडिया आप लोग साथ देते हैं तो वो बहुत अच्छा इशू बन जाता है और शायद उसमें कुछ न्याय भी मिल जाता है।
लेकिन न्याय का सिस्टम अभी भी हमारा स्लो है। उसमें न्याय मिलने में देर होने की वजह से, जैसे मैंने अभी पहले बोला है कि जैसे ही किसी का प्रूफ होने के अंदर कोई एक टारगेट टाइम दे दिया जाए कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर कोई बच्ची के साथ रेप का फैसला आता है तो 5 दिन में आ जाना चाहिए, और 6वें दिन उस बंदे को सरे बाजार सरे आम हाथ पैर काट देने चाहिए उसके। अगर आप ऐसा कोई कानून इमीडिएटली अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं क्या कहती हूँ सुधांशु जी, अगर ये 10 भी ऐसे जजमेंट आ गए तो जो हम ये संस्कारित की बातें और फलाना ठिकाने करें, ये सब हो जाएंगी। संस्कारित करने के लिए माओं को ही, महिलाओं को ही अपने बेटों को संस्कारित करने की जरूरत है। वही अगर बिहेव में चेंज नहीं करेंगे कि मेरी बेटी को मैं ज्यादा खिलाऊं और बेटे को कम खिलाऊं और उसको कम पढ़ने के लिए भेजूं, ज्यादा पढ़ने के लिए भेजूं, तो ये महिलाओं को ही करना है। और ऑफकोर्स उसमें साथ पति को देना पड़ता है। महिला अगर मां स्टैंड कर जाए कि मेरी बेटी तो कॉलेज में जाएगी, बढ़िया वाले कॉलेज में, चाहे बेटे को दूसरे में पढ़ाओ, तो आज हम चाहेंगे, मतलब आप देखिए कि वो चेंज, ये सब शुरू हो सकता है, चेंज आएगा। लेकिन आज की डेट में भी मैं खुद विटनेस हूं। मैंने अभी भी कल ही मैंने किस्सा सुना है, और मैं खुद इतनी शेक हूं कि मतलब वो लड़की, शी इज आर्किटेक्ट, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट, वो प्रेग्नेंट है, उसको घर से उसकी सास ने निकाल दिया है। और मतलब पति जी जो है बच्चे होने के पहले, आप देखिए, आप जो संस्कारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की ज्योति जी अपन बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा होने के पहले लड़का जो होने वाला बाप है वो ट्रैकिंग पे जा रहा है बीवी को अकेला छोड़ के। मुझे जहां तक लगता है, शायद मैं बताऊं ज्योति जी, मुझे शक है कि कहीं उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद उनको पता चल गया है कि उसकी लड़की होने वाली है, और कोई कारण नहीं हो सकता। तो मेंटालिटी जो है ना, वो कहीं चेंज नहीं हुई है। ज्योति जी, एक मेरा पहला सवाल ये आपसे है कि जैसे आपने कहा 33% आरक्षण की बात की, उसमें और बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, और जो लगातार अनवरत चलते आ रहे हैं, हर सरकार में पूछे जाते हैं, हर सरकार दावे और वादे करती है। क्या आपको लगता है बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है? क्या ये विल पावर ही नहीं रही महिलाओं के राजनीतिक जो पार्टियां आई कि जो कि महिलाओं को इतना आरक्षण दिया जाए कि वो यहां पे बैठ सकें संसद में आके, और संसद में आके अपने मुद्दों का, अपने हकों की बात कर सकें और उनको अच्छे से लागू करा सकें? मैं कहना चाहूंगी कि ये एक और महिला पर अत्याचार है, एक और अत्याचार आजकल किया जा रहा है कि महिलाओं की इन स्थितियों के लिए महिला ही दोषी है। मतलब सारा दोषारोपण भी महिला पर कर दिया गया है महिलाओं के से। ये एक और अत्याचार की कड़ी है महिलाओं पर, मैं ऐसा मानती हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपसे करना चाहती हूँ। आप अगर हेलमेट नहीं लगाते हो, कौन अपने संस्कार, ट्रैफिक नियमों, रूल से हेलमेट लगाता है? आप 90% लोगों को देखोगे जो पुलिस वहां पे खड़ा है, हवलदार, और चालान हो जाएगा इस डर की वजह से हेलमेट लगाता है। यही रीजन है। आप कितना भी ट्रैफिक नियम पढ़ाते हो, आपको ट्रैफिक रूल सिखाने चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए, सब बातें हैं। ये सब बातें मैं ये नहीं मानती कि इनका असर नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर भी वो हेलमेट क्यों लगाता है? क्योंकि डर है। तो हम कानून की उस बात को नकार नहीं सकते हैं जिसमें कानून का डर पैदा हो कि इस तरह की स्थितियां नहीं हो। मैं एक बहुत सिंपल, मैं नारी के लिए बात कर रही हूं। मैंने फिर कहा सरकारों को वो अपने अंदर वो चीज लानी पड़ेगी जिसमें कानून का डर ऐसे अपराधियों के प्रति पैदा हो। अदरवाइज आप केवल संस्कारों के आधार पर कोई मां, आप अभी आपने कहा कि मां अपने बेटे को संस्कार देगी, कोई मां अपने बेटे को कहती भी जाके बलात्कार कर, उसने कभी सिखाया होता है? उसने कभी कहा होता है? ऐसा नहीं होता। लेकिन आप देखिए, पार्शलिटी में भी उस माँ का जो अपना, मैंने फिर कहा ये एक और अत्याचार है महिला को, ये कह देना कि वही दोषी है। आप मुझे बताइए एक और दोषी। फिर मैं एक बात और, फिर आपको 33% आरक्षण की बात करती हूँ। मैं मानती हूँ 33% आरक्षण देने में आज जो मुद्दे, आज जैसे हम जैसी महिलाएं, शील जी जैसी महिलाएं हैं, अलका जी जैसी महिलाएं, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं जहां हम अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं। हम 33% की जो बात करते हैं वो भी संसद में इसीलिए करते हैं कि महिलाओं पर होने वाले उन मुद्दों को हम बेहतर ढंग से उस प्लेटफॉर्म पर उठा सके जहां उनका समाधान हो सकता है। नहीं तो हमने पुरुषों को ऐसे दुखद केसों में भी बचकाने बयान, एक ऐसे बयान देते हुए सुना है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। मैं तो कहूंगी अगर वहां पे महिला बैठी है और अगर पुरुष संसद में खड़े होकर कैसे बयान दे और महिलाओं की संख्या वहां पे अच्छी हो तो डेफिनेटली पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके उस पुरुष को जवाब मिल सकता है। इसलिए हम बात कह रहे हैं कि वहां पे 33% महिलाएं होनी चाहिए। होंगी तो आप
आप जिन मुद्दों को आज हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो मजबूती से जो उठा रहे हैं, उनके लिए हमें एक बहुत प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये 33% आरक्षण की मांग निश्चित रूप से जरूरी है। और मैं ये बात शील जी भी अपनी जगह पे वो भी स्वीकार करेंगे, हम हमारी पार्टियों में भी हम स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी को शुरुआत करनी ही पड़ेगी, ये जरूरी है। नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें कि जब इंडिया की पॉपुलेशन है 49% लेडीज है, तो फिर 33% ही क्यों? हम 50-50 क्यों नहीं करते? वो तो हम यूँ कहेंगे आइडियल कंडीशन है ही, बट हम उस आइडियल कंडीशन पे पहुंचने के लिए हम एक पहला कदम मांग रहे हैं। 33% जब मैंने देखा है, जब मैं मेयर थी, जब 50% नगर निकायों में आरक्षण, अब तो वापस 33% हो गया, तब 50% था, लेकिन तब महिला 50% नहीं थी, 51% थी। क्यों? क्योंकि एक दो महिलाएं पुरुष सीट से भी जीत कर आई थी। तो आप जब 33% पे आते हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब महिलाएं 33% है, उनको नीचे से जब मौके मिलने शुरू होंगे तो वो फिर उस लेवल पर भी पहुंचेंगे जहां वो पुरुष सीट के सामने या पुरुष कैंडिडेट के सामने जीत करके आकर के अपना नंबर खुद ब खुद बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि 33% में कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप जा सकते हो अच्छे। और मुझे लगता है कि क्यों नहीं पार्टी, बहुत बार बात आती है कि आपने रखा, हमने बिल रखा था लेकिन वो नहीं हो पाया उस समय, या नहीं। मैं तो फिर कहती हूँ ये काम अगर आप वाकई महिलाओं के नुमाइंदे हो, महिलाओं के आप सशक्त, आप वेल विशर हो, अगर उनकी अच्छी कामना करते हो तो क्यों नहीं, एक पहला काम ये क्यों नहीं कर देता? इसमें तो कोई नुकसान तो है ही नहीं ना। अगर वो बिल पास नहीं होगा तो फिर हम निपटेंगे ना, फिर हम महिलाएं निपटेंगे, कौन सी पार्टी के चेहरे सामने आते हैं, हम ही निपटेंगे ना। हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो हक हमें जो मिलना चाहिए, जो सदन में जो सरकारों की जो जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते कि हम, मैं फिर कहूंगी कि दोष सिर्फ जनता पे डाल देना सरकार की जिम्मेदारी कभी नहीं हो सकती। आप इस बात के लिए नहीं आए हो कि आप दोष जनता पे डाल दो, आप इस बात के लिए आए हो कि आपने क्या किया है और आपकी जिम्मेदारी को आपने कितना बखूबी निभाया है और उसके परिणाम स्वरूप आपको कितना लाभ मिला है। मैं यूं कहूं कि एक बंदर बड़ा बचाने के लिए पेड़ पे उछल कूद कर रहा है और वो बचा नहीं पा रहा है शेर के शिकार और बोला मैं तो बड़ी उछल कूद की थी, मैं नहीं बचा पाया। तो ये रिजल्ट कभी सरकारों के नहीं हो सकते। सरकार तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, जो लाभ मिले, और अगर वो लाभ नहीं मिल पा रहा तो कहीं ना कहीं उन बातों को स्वीकार भी करना पड़ता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम देख रहे हैं, मैं सिर्फ आप सुरक्षा के, मैंने सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, 33% आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई में अगर महंगाई की मांग है तो सबसे पहले अगर किसी की बजट में कमी होती है तो वो महिला की, उसकी साड़ी नहीं आएगी। त्योहार पे सबके कपड़े आएंगे महंगाई की मार्ग से, अगर कुछ किसी का कपड़ा नहीं आएगा तो वो महिला का नहीं आएगा। आज कोई भी बजट में कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है, आपकी सबकी शिक्षा तय हो जाएगी, बच्ची की शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। ये एक नेचुरल जो प्रोसेस जो हम देखते आ रहे हैं वो हमको दिख रहा है, हमारे जो लाइफ स्टाइल में जो चला आ रहा है वो दिख रहा है। तो आज महंगाई की मार को आप सीधे, मैं तो मानती हूँ सीधे महिला से कनेक्शन है उसका, क्योंकि अगर वहां कुछ आपका बजट गड़बड़ा है तो सीधा महिला की उन स्थितियों जो उसकी मूलभूत जरूरत है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उस पर कर्टेल हो जाएगा। चाहे उसके, हम यूं कहें उसके घी में, चाहे पुरुष के घी में कमी नहीं है, लेकिन महिला की मूलभूत सुविधा में कर्टेल हो जाएगा। निश्चित रूप से ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से काम करना बहुत जरूरी है। और हमने 4 साल में इस कमी को महसूस किया, इसलिए बताया है। सरकार अगर इसमें अच्छा काम करेगी निश्चित रूप से, हम तो आज भी कहते हैं 30% बिल लेकर क्या हो सकता है आपका 1%। मैंने देखिए महंगाई की जहां तक बात है, आप दालों के भाव देख लीजिए, जो 150-200 रुपए मिल रही थी, आज दालों के भाव में कमी आई कि नहीं आई है? अभी तो किसान आंदोलन की बात हुई है, इससे पहले आप देख लीजिए टमाटर जो 100 रुपए किलो था 15-20 रुपए मिल रहा था, सारी जो आई है। और जो पेट्रोल डीजल की बात है, देखिए हर चीज के भाव का इफेक्ट आता है पेट्रोल से, पेट्रोल और फ्यूल से हर चीज का इफेक्ट मार्केट की वजह से। जिस तरह से एक चीज ये बहुत बड़ी बात, चूंकि अब आपकी सरकार 4 साल पूरे हो गए, लगभग पूरे 4 साल। अब जो सरकार का 2019 का भी लक्ष्य देख रहे हैं मोदी साहब की 2019 में हमारी सरकार आएगी। खैर जो ये 4 साल में कुछ छोटा मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि अब आपको लगता है कि इतनी योजना आपने बनाई, लेकिन क्या अभी जो बाकी बचा जो साल है, इसी साल में जो 1 साल और बचा हुआ है, उसमें क्या आप इन योजनाओं को और इफेक्टिवली लागू करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सुधांशु, और कहीं ना इनको ऑब्जर्वेशन में लेंगे। बिल्कुल देखिए, जब भी कोई जो एजेंडा बनता है, जो घोषणा पत्र बनता है, वो 5 साल के लिए बनता है। अभी 1 साल बाकी है, जो कमी रह गई है सरकार उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगी और जिन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है उनको जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो ये जाना नहीं, मैं ये सब बातें ठीक है, मैं तो इतना सा
पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये जो 1 साल है या इनमें और आप भरोसा महिलाओं में जगाएंगे कि हाँ ये सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के वादे और बहुत सारे वादों के साथ आई थी, ये आपके साथ क्योंकि बहुत समय तो हो चुका, डिबेट करने का समय नहीं है, जुमले बना दिए गए हैं, उन्हें क्या जुमलों को वापस वादे के रूप में लाया जाएगा? ठीक है, मैं जी हाँ बोलिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने, मैं फिर कह रही हूँ, जो वादे किए थे वो तो जुमले बन गए, आए थे, स्वीकार भी कर लिया, पूरा दुनिया मान रही है, हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, जुमला तो आपने खुद ने स्वीकार कर लिया। और जो 5 साल पूरे होते होते जो वायदे किए, महिलाएं मतलब उनको कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज का, आया है, महिलाओं में कॉन्फिडेंस आया है। और अब इनकी बात का भी मैं समर्थन करती हूँ कि जो लोग महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं कह सकती, आज उन पर आत्मविश्वास आया है कि वो चैनल के सामने आके कह रही है, मीडिया के सामने आना, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि आत्मविश्वास का प्रतीक है कि महिलाएं सामने आ रही हैं। और निश्चित तौर पर 1 साल बाद जब चुनाव होंगे, चुनाव से पहले चलिए ठीक है, मेरे पास डिबेट का समय नहीं बचा है। देखिए, जिस तरह से जब कोई सरकार सत्ता में आती है, चुन के आती है, तो उसमें महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत होता है। और जो देश की महिलाएं हैं, उनको आशा होती है कि वो सरकार उनके हक और हुकूक की बात करेगी, वो सरकार उनकी सुरक्षा की बात करेगी, उनको रोजगार की बात करेगी, उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। ये सब आशाएं जो देश की महिलाएं हैं उनमें होती हैं। मोदी सरकार के 4 साल कितने रहे, इस पर हमने डिबेट की, कहाँ अलग अलग व्यूज हमारे सामने निकल के आए। और हम आशा करते हैं कि आने वाला 1 साल, जिस तरह से शील जी ने भी कहा कि आने वाला 1 साल हम आशा करते हैं कि ऐसा हो कि महिलाएं समझ सकें और ज्यादा विश्वास कर सकें जो वर्तमान सरकार है उस पर, और जो आने वाली जो भी सरकारें होंगी, जिस भी पार्टी की सरकारें होंगी। डिबेट में इतना ही, नमस्कार।